हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भाविस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चौथे अनुसंख्यक के गुणधर्म के बारे में, जो कि है परासरण दाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले परासरण दाब को यदि आपको बेहतर तरीके से समझना है तो सबसे पहले आपको परासरण की क्रिया को समझना होगा। ओके, और उस परासरण की क्रिया को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ, जिससे कि बेहतर तरीके से आपको परासरण कैसी प्रक्रिया है, वास्तव में इसमें होता क्या है, समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैं इस प्रकार की कुछ पात्र ले लेता हूं। ये आपका कुछ इस प्रकार से पात्र है, जिसमें पात्र ए जो है, इस पात्र ए में केवल क्या भरा हुआ है, आपका जल भरा हुआ है। केवल क्या भरा हुआ है, इस पात्र में जल भरा हुआ है। और इस पात्र ए का मैं नाम दे देता हूं पात्र ए। तो आपके पात्र ए में केवल क्या भरा हुआ है, जल भरा है पूर्ण रूप से। ओके, तो इस पात्र में केवल पूर्ण रूप से क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। ये है आपका पात्र बी। ये क्या आपका पात्र बी है। इस पात्र में जल के साथ साथ क्या मिला हुआ है, NaCl के कुछ अणु भी मिले हुए हैं। किसके अणु मिले हैं, NaCl के अणु भी मिले हैं। यहाँ पर जल भी है, प्लस साथ ही साथ यहाँ पर NaCl अर्थात नमक भी है। तो इस प्रकार से हमने दो पात्र ले लिए हैं, ए और बी। पात्र में केवल जल भरा हुआ है आपका, और जो पात्र बी है इसमें जल भी भरा है, और साथ ही साथ एक लवण NaCl भी भरा हुआ है। अब ये दोनों जो पात्र है वो एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, ये वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, हम अर्ध पारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इस अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा दोनों क्या है, पृथक हुए हैं। अर्थात ये दोनों पात्र आपस में जुड़े रहते, लेकिन ये दोनों पात्र पृथक पृथक क्यों है, इस अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा। ओके, अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है हम आगे समझेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से कुछ व्यवस्था है। अब देखिए, यहाँ पर जितनी द्रव की मात्रा है उतनी द्रव की मात्रा यहाँ पर भी है। अर्थात यदि यहाँ पर मैं 100 मिलीलीटर क्या लेता हूँ, आपका द्रव लेता हूँ। 100 मिलीलीटर द्रव लेने का मतलब इस पात्र में जितना भी द्रव भरा हुआ है, या ऐसे कह सकते जितना भी जल भरा हुआ है वो कितना है, 100 मिलीलीटर है। और इस पात्र में भी जो आपका द्रव है वो कितना है, आपका 100 मिलीलीटर है। अर्थात यहाँ पर केवल जल ही है जो 100 मिलीलीटर है। यहाँ पर जल और NaCl जब मैं दोनों को मिलाता हूं तब आपका क्या कितना बनता है, 100 मिलीलीटर। अर्थात इस 100 मिलीलीटर में जल भी है, NaCl भी है। ओके, मैं जल की जो मात्रा है वो मान लेता हूँ 50 मिलीलीटर है, और जो आपका नमक है वो कितना है, आपका 50 मिलीलीटर है। जो आपका नमक है वो कितना है, 50 मिलीलीटर, और जल जो 50 मिलीलीटर। तभी इन दोनों को जब हमने मिक्स किया तो 100 मिलीलीटर। ओके, इस प्रकार की व्यवस्था है। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी वस्तु हो वो क्या करने का प्रयास करती है, अधिक से वहां जाने का प्रयास करती जहां पर वो कम मात्रा में उपस्थित होती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जल कितना है, 100 ml है। यहाँ पर जो आपका जल है वो कितना है, 50 ml है। तो क्या होगा, यहाँ से जो जल है, अर्थात यह क्या है, आपका विलायक है। यहाँ जो आपका विलायक उपस्थित है वो कहाँ जाने का प्रयास करेगा, यहाँ पर जाने का प्रयास करेगा। ये इसे हम क्या कर सकते हैं, पात्र ए में केवल क्या भरा हुआ है, विलायक भरा हुआ है, जबकि पात्र बी में आपका विलेय भी है, साथ ही साथ विलायक भी है। मतलब यहाँ पर विलेय भी है। विलेय क्या है, आपका NaCl, और विलायक क्या है, आपका जल है। ओके, अर्थात एक प्रकार से विलयन होगा और एक प्रकार से क्या हो गया, केवल शुद्ध विलायक हो गया। तो जो आपका जल है यहाँ से किस ओर जाने का प्रयास करेगा, वो प्रयास करेगा इस ओर जाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके जल की मात्रा 50 ml है, यहाँ पर 100 ml है। तो वो क्या करेगा, दोनों इस ओर भी बराबर मात्रा में करने का प्रयास करेगा। अर्थात इस ओर यदि 100 ml है तो यहाँ से 25 ml चला जाएगा यहाँ पर, जिससे कि यहाँ 75 ml बचेगा। और जैसे 25 ml यहाँ पर आ जाएगा तो 50 + 25 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो दोनों में साम्य स्थापित हो जाएगा। ओके, तो कोई भी जो इस दुनिया में तत्व रहता है वो क्या करता है, साम्य अवस्था प्राप्त करने की कोशिश करता है। यहाँ पर जल कम है, यहाँ जल पर अधिक है, यहाँ कम है, तो आपका जो यहाँ से जल यहाँ जाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। ओके, तो इस जो आपका जल है वो क्या है, आपका बेसिकली विलायक है, और ये जो आपका विलेय धन विलायक है ये क्या आपका बेसिकली विलयन है। अब यहाँ पर एक बात समझने का प्रयास करना कि यहाँ पर आपका केवल क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। केवल क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। अर्थात यहाँ जो है विलायक की जो सांद्रता है वो कैसी है, उच्च है। यहाँ पर जो विलायक की सांद्रता है, मतलब पात्र ए में विलायक की जो सांद्रता है वो कैसी है, उच्च है, या लिख सकते हैं हम विलायक सांद्रता उच्च है।
कहां पर विलायक की सांद्रता उच्च कहां पर है, इस पात्र ए में है। ओके, अब बताइए पात्र बी में विलायक है लेकिन कम मात्रा में है, तो इसे मैं क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पर आपका जो विलायक है पात्र बी में जो आपका विलायक है उसकी जो सांद्रता है वो क्या है आपकी निम्न है। कितनी है, निम्न है, 50 ml है लेकिन क्या है बहुत कम मात्रा में। ओके, अब देखिए पात्र में विलायक की सांद्रता क्या है, उच्च है। अब देखिए विलायक की सांद्रता यहाँ तो क्या हो गई आपकी उच्च हो गई, लेकिन यहाँ पर एक बात गौर कीजिए, क्या यहाँ पर कोई विलेय उपस्थित है, बिल्कुल नहीं है, अर्थात यहाँ जो आपकी विलेय की मात्रा हो गई वो बहुत कम हो गई। ओके, अब यदि मुझे विलेय की मात्रा बतानी रहती है तो मैं किसका उपयोग करता हूं, सांद्रता का उपयोग करता हूं, अर्थात पात्र ए में जो है सांद्रता कैसी है आपकी निम्न है, सांद्रता कैसी है, निम्न है। अब किसकी सांद्रता निम्न है, ऑब्वियस सी बात है विलयन की सांद्रता निम्न है। ओके, अर्थात देखिए सांद्रता कहीं भी यदि आपको विलेय की मात्रा अधिक बतानी है, कम बतानी है, तो आप ऐसे नहीं बोलो कि विलेय की मात्रा अधिक है। क्या कहते हैं हम कहते हैं कि सांद्रता उच्च है, सांद्रता निम्न है। यदि सांद्रता उच्च है मतलब आपके विलयन में विलेय बहुत अधिक मात्रा में, और यदि सांद्रता निम्न है इसका मतलब होता है कि आपके विलयन में विलेय बहुत कम मात्रा में। ओके, तो पात्र ए में यहाँ पर जरा गौर कीजिए, केवल जल भरा है अर्थात केवल विलायक भरा है, यहाँ तो विलेय भी भरा ही नहीं है, अर्थात यहाँ जो आपके विलयन की सांद्रता होगी वो कैसी होगी, बहुत ही निम्न होगी। लेकिन पात्र बी में देखिए यहाँ पर विलायक भी है साथ ही साथ विलेय भी है, और जबकि यहाँ तो उतना भी विलेय नहीं था, अर्थात हम कह सकते हैं पात्र बी में जो विलयन की सांद्रता है, अर्थात जो विलयन में जो विलेय है वो कैसी है, अधिक है, अर्थात विलयन की सांद्रता कैसी है, उच्च है। यहाँ पर विलयन की सांद्रता कैसी है, उच्च है। क्यों, क्योंकि यहाँ विलेय है जबकि यहाँ पर नहीं है, तो इसकी तुलना में यहाँ पर विलयन की सांद्रता कैसी है, उच्च है, और यहाँ पर विलयन की सांद्रता निम्न है, जबकि यहाँ पर विलायक की सांद्रता उच्च है जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर विलायक की सांद्रता कैसे यहाँ की तुलना में निम्न है। इतनी बात समझ में आती है। ओके, तो आपको परासरण समझ में आ गया। अब कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है, जल कम मात्रा में, जल अधिक मात्रा में। यहाँ पर जल कम मात्रा में तो क्या करेगा, साम्य स्थापित करने का प्रयास करेगा, तो जल यहाँ से इस दिशा में क्या करेगा, जाने का प्रयास करेगा। तो किसी विलायक की उसकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम में झिल्ली द्वारा जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, अर्ध पारगम में झिल्ली द्वारा जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन बन सकती है, क्या बन सकती है, क्या बन सकती है कि विलायक के अणुओं का यहाँ पर क्या है, विलायक के अणु है, तो विलायक के अणुओं का विलयन की निम्न सांद्रता से, यहाँ पर क्या है, विलयन की निम्न सांद्रता है, विलयन की निम्न सांद्रता से विलयन की उच्च सांद्रता की ओर, पात्र बी में क्या है, विलयन की उच्च सांद्रता है, विलयन की उच्च सांद्रता की ओर अर्ध पारगम में झिल्ली द्वारा जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, परासरण कहलाती है। तो बेसिकली ये क्या होती है, परासरण। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि परासरण दाब वास्तव में होता क्या है। देखिए यहाँ पर जो आपका विलायक भरा हुआ है वह क्या करेगा, इस दिशा में अर्थात इस पात्र में जाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी मात्रा जो कैसी है, बहुत कम है। इतनी बात सभी आप जानते हैं, मतलब कि ये ऑटोमेटिकली स्वतः ही यहाँ से यहाँ की ओर जाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये अधिक मात्रा में जबकि यहाँ पर ये क्या है, बहुत कम मात्रा में, तो वो कहाँ जाने का प्रयास करेगा, यहाँ पर जाने का प्रयास करेगा। अब यदि मुझे इस जल के प्रवाह को अर्थात जो विलायक अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा है, इस प्रक्रिया को यदि मुझे रोकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दाब आरोपित करना पड़ेगा। अब मैं वो दाब कहाँ आरोपित करूंगा, ऑब्वियस सी बात है वो दाब मैं कहाँ पर आरोपित करूंगा, यहाँ पर आरोपित करूंगा। यहाँ पर क्या करूंगा, मैं आरोपित करूंगा। यहाँ पर हम एक पिस्टन बना सकते हैं इस प्रकार से आपका, ये यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, दाब आरोपित करूंगा। तो जैसे ही मैं इस आपके पात्र बी पर क्या करूंगा, दाब आरोपित करूंगा, इस पात्र बी पर क्या करूंगा, दाब आरोपित करूंगा, तो जो आपका विलायक अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः ही आ रहा है, वो आना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यह जो हम दाब आरोपित करेंगे वही क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। अर्थात वह दाब जिसके कारण हम परासरण की प्रक्रिया को रोक सकते हैं, परासरण दाब कहलाता है। अर्थात यहाँ पर देखिए, जैसे मैं यहाँ पर क्या करूंगा, परासरण दाब आरोपित करूंगा, तो इस विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, अर्थात यहाँ से यहाँ तक
जो स्वतः जा रहा था वो नहीं जा पाएगा। हम परासरण दाब आरोपित करके रोक सकते, क्योंकि परासरण क्या है? परासरण यही है कि जल का अधिक सांद्रता से, जल का विलायक की अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना परासरण है। अब मुझे इस प्रक्रिया को रोकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दाब आरोपित करना पड़ेगा। उसी दाब को क्या कहता हूं मैं? परासरण दाब कहता हूं। ओके, और परासरण दाब को हम प्रदर्शित करते हैं पाई से। परासरण दाब को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पाई से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखेंगे परासरण दाब किस किस बातों पर निर्भर करता है। देखिए, जो आपका परासरण दाब है वो बेसिकली दो बातों पर निर्भर करता है। जो आपका परासरण दाब है वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला निर्भर करता है सांद्रता पर। किसकी सांद्रता पर? वो भी विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब देखिए कैसा, देखिए यदि मैं मान लेता हूं कि ये जो है आपका, यहाँ पर विलयन की सांद्रता कैसी है? बहुत अधिक है। मतलब कि यहाँ पर विलयन की सांद्रता अधिक है, मतलब यहाँ पर विलय के अणु बहुत है। मान लेते हैं, जो हमने एग्जांपल माने तो उसमें 50 ml जल और 50 ml क्या मान लेते हैं? NaCl। अब मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पर जो आपका 75 ml मैं क्या मान लेता हूँ? NaCl है, और यहाँ पर जो आपका 25 ml है वो क्या है? आपका जल है। अब देखिए यहाँ पर जल कितना था? यहाँ पर जो जल है वो कितना है? आपका 100 ml है। यहाँ पर कितना है? 25 ml है। अब ये जल देखेगा नहीं, यहाँ तो बहुत कम मात्रा में मैं उपस्थित हूँ, तो मैं यहाँ जाने का बहुत तीव्रता से क्या करूंगा? प्रयास करेगा। जल्दी से जल्दी ये जो 25 ml है उसे वो अपने बराबर लाने का प्रयास करेगा। तो अपने बराबर लाने के प्रयास करने के चक्कर में वो तेजी से जाने का प्रयास करेगा। अब बताओ, यदि तेजी से जाने का प्रयास करेगा तब मुझे इस तेजी से जाने का जो वो प्रयास करेगा उसे यदि इस प्रक्रिया में रोकना है, अर्थात परासरण की प्रक्रिया को रोकना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दाब आरोपित करना पड़ेगा। अब ये वो स्थिति तो नहीं है कि जब यहाँ 50 ml था जल और यहाँ पर 100 ml था तो आराम से जाएगा, पूर्ति कर लेगा। अभी वो परिस्थिति नहीं है। अभी कौन सी परिस्थिति? 25 ml वाली परिस्थिति है, अर्थात यहाँ पर जो परासरण की क्रिया होगी बहुत ही तीव्र होगी। अब इस प्रक्रिया को रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत अधिक दाब आरोपित करना पड़ेगा। तो आपके परासरण दाब का भी मान क्या आ जाएगा? अधिक आ जाएगा। अर्थात विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, देखिए यहाँ पर विलयन की सांद्रता यदि अधिक है, जैसे 75 ml, तो ऑब्वियस बात है जल की सांद्रता कम हो जाएगी। तो यहाँ जो जल भरा रहेगा वो बहुत ही फटाक से यहाँ पर जाएगा और इसे क्या करेगा? अपने बराबर करने का प्रयास करेगा। अब यदि यह बहुत जल्दी से जाएगा तो हमें इसे रोकने के लिए, इसके प्रवाह को रोकने के लिए अधिक दाब आरोपित करना पड़ेगा, अर्थात परासरण दाब का भी मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अर्थात जो पाई जो होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती रहता है? सी के अनुक्रमानुपाती रहता है, अर्थात विलयन की सांद्रता। इसका उल्टा देखी तो यदि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर आपका 90 ml क्या है? आपका जल है, और यहाँ पर क्या है? 10 ml केवल क्या है? आपका NaCl है। यहाँ पर जल कितना है? 90 ml है। यहाँ पर जल कितना है? 100 ml। अब ये जल सोचता है अरे नहीं, यहाँ उतनी कमी नहीं है जितनी की है, तो मैं आराम से जाऊंगा और इस कमी को पूरी कर लूंगा। अब यदि वो आराम से जाएगा, कमी को पूरी करेगा, तो यहाँ पर यदि मुझे इसके प्रभाव को रोकना है, क्योंकि परासरण की क्रिया धीमी हो रही है, यदि मुझे इसके प्रभाव को रोकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत कम दाब आरोपित करना पड़ेगा, जिससे परासरण दाब भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अर्थात विलयन की सांद्रता जितनी आपकी कम होगी, परासरण दाब भी उतना ही कम होगा। विलयन की सांद्रता जितनी उच्च होगी, परासरण दाब भी क्या होगा? उतना ही उच्च होगा। अर्थात ये है आपका पहला कारक। दूसरा कारक है आपका तापमान। क्या है? आपका तापमान है। देखिए, यदि हम क्या करते हैं? इसका तापमान बढ़ाते हैं। ये जो आपका विलायक है, इसका यदि मैं क्या करता हूं? तापमान को इंक्रीज करता हूं, तो देखिए यहाँ के आपके विलायक के अणु है। अब हम सभी जानते हैं विलायक के अणुओं को या किन्हीं भी अणुओं को यदि तापमान दिया जाता है तो उनमें क्या उत्पन्न होती है? गतिज ऊर्जा क्या होती है? जनरेट होती है। अब गतिज ऊर्जा जनरेट होगी तो बहुत ही तेजी से जाने का प्रयास करेंगे। कहां पर? यहाँ पर, मतलब कि जहां पर आपका जल कैसा है? कम मात्रा में है। अर्थात परासरण की क्रिया बहुत ही तेज गति से होगी। अब इस परासरण की प्रक्रिया जो कि बहुत तेज गति से हो रही है, इसे रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अधिक दाब आरोपित करना पड़ेगा। यदि मैं और तापमान बढ़ा दूं तो यहाँ जो विलय के अणु को बहुत अधिक गति ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी और वो बहुत अधिक तेजी से क्या करेंगे? परासरण की प्रक्रिया करेंगे, अर्थात यहाँ से यहाँ जाने का प्रयास करेंगे। मतलब कि हमें इस परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए अधिक दाब आरोपित करना पड़ेगा, जिससे परासरण दाब का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अर्थात जो आपका पाई होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती रहता है? टी के। अर्थात यदि टी का मान अधिक है, टेम्परेचर अधिक है, तो परासरण दाब का मान भी अधिक होगा। और यदि आपके टी का मान कम है, यदि मान लो टेम्परेचर बहुत ही कम है इसका, तो आराम से कुछ
गतिज ऊर्जा नहीं रहेगी तो आराम से जाएंगे। तो आपका हमें यदि इस प्रक्रिया को रोकना होगा तो बहुत ही कम दाब आरोपित करना पड़ेगा, लेकिन यदि तापमान अधिक है तो आपका पाई का भी मान कैसे होगा, बहुत अधिक होगा। ओके, अब देखिए ये पाई अनुक्रमानुपाती सी आ गया, पाई अनुक्रमानुपाती टी आ गया। यदि मैं इन दोनों को मिलाऊं, समीकरण नंबर इसे मैं 1 दे देता हूं, इसे समीकरण नंबर 2 दे देता हूं। समीकरण 1 व 2 को यदि मैं आपस में मिलाता हूं तो क्या हो जाएगा, पाई अनुक्रमानुपाती सी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब जैसे मैं अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिससे मैंने क्या नाम दे दिया, आर दे दिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी टी आ जाएगा। अर्थात जो हमारा फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, पाई इज इक्वल टू आर सी टी बन गया, जहां पर टी क्या है, तापमान है, सी क्या है, आपकी विलयन की सांद्रता है, और जो आर है वो क्या आपका गैस स्थिरांक है। ओके, तो बेसिकली ये होता है आपकी परासरण की प्रक्रिया और ये होता है आपका परासरण दाब, जो कि हम समझ चुके हैं, और इसकी निर्भरता। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा कि मैंने इस अर्ध पारगम्य झिल्ली का आपको वर्णन अभी तक नहीं दिया। तो देखिए, अर्ध पारगम्य झिल्ली कुछ नहीं है। अर्ध पारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जो केवल अपने में से विलायक के अणुओं को गुजरने देती, विलय के अणुओं को गुजरने नहीं देती है। ओके, यदि यहाँ जो जल है आपका विलायक है तो इस अर्ध पारगम्य झिल्ली में से आपका विलायक तो आसानी से होके जा सकता है, लेकिन जो आपका NaCl है वो क्या आपका विलय है, तो ये जो आपका NaCl है वो इस अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा नहीं जा सकता। आप चाहे कितना ही दाब उस पर लगाए NaCl पे या कुछ भी करे। ओके, तो अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जो अपने में से केवल विलायक के अणुओं को गुजरने देती है, विलय के अणुओं को गुजरने नहीं देती है। ओके, ये जो आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली है वो जीवों में भी पाई जाती है, वनस्पतियों में भी, पेड़ पौधों में भी, हमारे शरीर में भी पाई जाती है। यहाँ पर और एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब हम निर्भरता पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़े थे कि परासरण दाब जो है विलयन की सांद्रता पर, अर्थात यदि मैं विलय को बढ़ाता हूँ तो परासरण दाब अपने आप बढ़ जाता है, और यदि मैं विलय को कम करता हूँ तो परासरण दाब अपने आप कम हो जाता है। ये हमने पढ़े। अर्थात यह जो है परासरण दाब केवल और केवल किस पर निर्भर कर रहा है, विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। और अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं, जो कि केवल विलय के कणों की संख्या या विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अर्थात यहाँ से यह बात स्पष्ट होती है कि परासरण दाब क्या है, एक प्रकार का अणु संख्या गुणधर्म है। इसे एग्जाम में कई बार सिद्ध करने भी कहता है कि परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म से सिद्ध कीजिए, तो आपको परासरण की प्रक्रिया सबसे पहले लिखना है, परासरण दाब क्या होती है, इसकी निर्भरता लिखनी है, उसके बाद लास्ट में पॉइंट लिख देना है कि परासरण दाब विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, चूंकि अणुसंख्यक गुणधर्म विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, अतः परासरण दाब भी क्या होगा, आपका एक अणुसंख्यक गुणधर्म होगा। इसके पहले जो अपने हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन पढ़े थे और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़े थे, ये तीनों अणुसंख्यक गुणधर्म भी क्या किस बात पर निर्भर कर रहे थे कि आपका विलायक में विलय कितना मौजूद है। तभी तो आपका जो आपका हिमांक में अवनमन था वो भी मोलरता के अनुक्रमानुपाती आया, जो आपका क्वथनांक था में उन्नयन था वो भी किसके अनुक्रमानुपाती आया, मोलरता के अनुक्रमानुपाती आया, और जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो तो अब ऐसी बात है विलय के कणों पर निर्भर, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता ही है। ओके, तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जो बताए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।